तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी किया था। अभी उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में इक्वेशन निकाल के दिखाई थी, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम 1 बाई के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। अब देखो इसी इक्वेशन में मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा समझाता हूँ मैथमेटिकली, अगर आप इस चीज़ को रिलेट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग केस वन ले रहे हैं। केस वन में हमने डेल्टा एच पॉजिटिव लिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन डील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक हम डील कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब देखो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि T2 ग्रेटर देन T1 अज्यूम कर लिया, तो T2 ग्रेटर देन T1 का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ध्यान से देखो कि लॉग ऑफ T2 की वैल्यू अगर T1 से ज़्यादा है तो 1/T2 1/T1 से स्मॉलर हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/T1 माइनस 1/T2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। डेल्टा एच ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब इससे हमारा जो रिजल्ट आएगा सॉल्व होके वो आएगा लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम 1 बाई के इक्विलिब्रियम 2 लेस देन 1, नॉट लेस देन 1, लेस देन 0, निगेटिव वैल्यू बनेगी। और अगर लॉग की वैल्यू निगेटिव आती है तो आप जानते हो कि x की वैल्यू जो है, यहाँ पे अगर लॉग x निगेटिव होता है तो जो वैल्यू ऑफ x होगी के इक्विलिब्रियम बाई के इक्विलिब्रियम 2, ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि 1 से बड़े नंबर का लॉग पॉजिटिव होता है और 1 से छोटे नंबर का लॉग निगेटिव होता है और 1 का लॉग 0 होता है। ये चीज़ समझ आ पा रही है आपको? तो अगर के इक्विलिब्रियम 1 की वैल्यू के इक्विलिब्रियम 2 से के इक्विलिब्रियम बाई के इक्विलिब्रियम 2 लेस देन 1 है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू के इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा होगी। तो इससे क्या पता चला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। समझ आई बात? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, यही मैंने आपको पिछले क्लास में रूल की तरह बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है। तो केस टू में देखो हमने डेल्टा एच नेगेटिव लिया, तो अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 लिया, यानी टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी बार देखो क्या होगा, 1/T1 माइनस 1/T2 पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दी है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम बाई के इक्विलिब्रियम 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लॉग की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो आप इंटरप्रेट कर पाओगे कि इक्विलिब्रियम 1 की वैल्यू के इक्विलिब्रियम 2 से ज़्यादा हो गई है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जा रहा है। समझ आ गई बात? आप देखो, अगर हम ln ऑफ के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t प्लॉट बनाना चाहते हैं तो पहले आप इक्वेशन जरा देख लो। हमारी इक्वेशन थी ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ln ऑफ a डैश माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ln ऑफ a डैश माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ये याद आ रहा है आपको? मैंने इक्वेशन लिखी थी के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू a डैश इंटू ई रेस पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। याद आ गया? पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था। If you wish to see, this is the expression ln of k equilibrium is equal to ln of a dash minus delta h by rt। तो हमें ln वर्सेस ln of k equilibrium वर्सेस 1/t ग्राफ करना है। तो ग्राफ तभी बना पाएंगे जब हमें एक्सप्रेशन पता हो। तो हमें एक्सप्रेशन पता है ln of k equilibrium is equal to ln of a dash minus delta h by rt। तो अब देखो, हमें प्लॉट बनाना है ln of k equilibrium वर्सेस 1/t। ये y is equal to mx plus c जैसा फॉर्म बन गया, लेकिन दो अलग अलग केस में अलग अलग सिचुएशन बनेगी। पहला केस अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, माइनस डेल्टा एच बाई आर। स्लोप नेगेटिव होगी तो ये ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ये आपका ln ऑफ a डैश हो जाएगा, और इस लाइन की अगर स्लोप लिखेंगे तो ये आएगा माइनस डेल्टा एच बाय आर। समझ आई बात? क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो माइनस डेल्टा एच बाय नेगेटिव ही बनेगा। और अगर इसका उल्टा केस ले लेंगे आप, डेल्टा एच नेगेटिव कर देंगे
यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी। जब एक्सोथर्मिक हो जाएगी तो अब की बार ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ आ जाएगा। ये वैल्यू ln ऑफ a डैश हो जाएगी तो आपके उसका लिए। एंगल 45 ही होगा ना? 45 क्यों होगा बेटा? डेल्टा एच बाई आर, ln तो ऑफ a स्लोप डैश। का एंगल। एंगल 45 कैसे होगा? अगर डेल्टा एच और आर बराबर होंगे तो स्लोप 1 और -1 बनेगी ना। अभी तो कुछ भी स्लोप आ सकती है। यहाँ पे स्लोप लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस डेल्टा एच बाई आर ही लिखेंगे, बट ध्यान देना है कि माइनस डेल्टा एच और डेल्टा एच पहले ही नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। स्लोप दोनों ही केस में माइनस डेल्टा एच बाई आर ही आएगी, बट जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव बनेगी, और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? अब देखो यही प्लॉट अगर आप log ऑफ के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t बनाओगे तो फिर से देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म बन जाएगा। तो ओनली डिफरेंस इज कि जो स्लोप माइनस डेल्टा एच बाई आर टी आ रही थी वो स्लोप अब माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर हो जाएगी। अर्लियर द स्लोप वॉज माइनस डेल्टा एच बाई आर, वो स्लोप अब कितनी हो जाएगी? माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। और ध्यान रखना है एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव था, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव था। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की स्लोप देखो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना। देखो ग्राफ 1/t के साथ बनाया हुआ है, टी के साथ नहीं बनाया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1/t डिक्रीज करेगा। तो ये देखो, ये चीज समझ रहे हैं ना? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1/t डिक्रीज करेगा। कंफ्यूज मत हो जाना कि तुम्हें ऐसा लगे कि सर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। 1/t के साथ ग्राफ है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1/t घट जाएगा। 1/t घट जाएगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा। समझ आ रही बात? और ध्यान से समझना, फिर इंपॉर्टेंट अभी समझना। आपने क्या बताया, फिर से बता दीजिए। मैंने बोला कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो 2.3031। 1/t डिक्रीज करेगा। तो अगर हमने टेम्परेचर मान लो इस रिएक्शन में बढ़ाया तो हम किधर की तरफ चलेंगे? लेफ्ट की तरफ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने मतलब 1/t डिक्रीज करना। और लेफ्ट की तरफ देखे अड़ेंगे तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ते हुए जाएगा। हम जैसे जैसे इसमें लेफ्ट चलते जाएंगे देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरे वाले केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अगर हम तो 1/t डिक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो 1/t डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो देखो ऐसे पीछे की तरफ आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता जा रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ग्राफ 1/t के साथ है, टी के साथ नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो आप देखो यही कॉन्सेप्ट अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करें तो मैंने आपको बताया था फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में एक लिक्विड एक वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में। इन फिजिकल इक्विलिब्रियम अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर। तो इस केस में इसका अगर हम केपी लिखेंगे तो केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर आएगा इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में वेपर प्रेशर बोलते थे। याद आया? लिक्विड स्टेट में आपको ये बात सिखाई थी। बस एक एक्स्ट्रा बात क्या ऐड हो गई है कि पहले लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर एक डेवलप होता था उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते थे। अभी उसी को हम लोग केपी लिख सकते हैं क्योंकि प्योर लिक्विड का एक्टिव मास तो कांस्टेंट मान लेंगे। तो केपी की वैल्यू पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आ जाएगा सीधे सीधे, या वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड आ जाएगा जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और हमें दूसरी बात पता है एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन में वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब अगर हम टेम्परेचर T1 पे एक्सटर्नल प्रेशर P1 पे टेम्परेचर T1 बॉइलिंग पॉइंट एज्यूम कर लें और एक्सटर्नल प्रेशर T2 पे वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट T2 एज्यूम कर लें। सो लेट एट प्रेशर P1 boiling point is T1 and at pressure P2 boiling point is T2.
तो बॉइलिंग पॉइंट की स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वही एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर भी P1 P2 हो जाएगा टेम्परेचर T1 T2 पे, और जो वेपर प्रेशर होगा वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको? अब देखो टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर T1 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, तो टेम्परेचर T1 पे जो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बनेगा वो एक्सटर्नल प्रेशर P1 के बराबर होगा, और जो वेपर प्रेशर है वही एक्चुअली में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 की वैल्यू P1 आ जाएगी, एंड सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 Kp2 की वैल्यू P2 आ जाएगी, और इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो डेल्टा H हो जाएगी। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर चेक करेंगे तो ये वेपोराइजेशन प्रोसेस है, इसको हम लोग डेल्टा एच भी लिख लेंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसी हम लोग क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप पता है, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम 1 बाई के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो अब अगर हम इसी रिलेशन से दो अलग अलग टेम्परेचर पे, इसी रिलेशनशिप से अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम 1 की जगह P1 पुट कर देंगे और के इक्विलिब्रियम 2 की जगह P2 पुट कर देंगे। तो रिलेशनशिप आ जाएगी लॉग ऑफ P1 बाई P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच कौन सा हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच बी अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही फॉर्मूला हम लोग लिक्विड स्टेट में यूज करते थे। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, दो अलग अलग प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, सो विद दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड दैट वैल्यू। केवल आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड होगा। तो हमारी इक्वेशन आई लॉग ऑफ P1 बाई P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बी अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको हम लोग क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन का फायदा क्या है कि अगर आपको प्रेशर P1 के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट T1 पता है तो आप प्रेशर P2 के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट T2 निकाल सकते हैं। तो दो अलग अलग प्रेशर पे अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट्स को कभी रिलेट करना पड़ेगा तो ये यूज दिस क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन which is log of P1 by P2 is equal to minus delta HB upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये फॉर्म आएगी। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर डिफरेंशियल फॉर्म लर्न करना है तो d by dt of ln of k equilibrium is equal to d by dt of ln of a dash minus d by dt of delta h by rt हो गया। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसमें a डैश और डेल्टा h को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एज्यूम कर लिया हमने। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dt of ln of x is 1 upon x, so 1 upon k equilibrium, d k equilibrium by dt is equal to delta h by rt square बच जाएगा। तो हमारा ये फाइनल फॉर्म आ जाएगा d of k equilibrium by dt is equal to k equilibrium into delta h upon rt square। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आप डिफरेंशियल फॉर्म में अगर फंक्शन को याद रखना चाहते हैं तो यू कैन कर, या फिर अगर हमें यहीं से कभी डेल्टा एच निकालना पड़ेगा तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। इट विल बी RT स्क्वायर बाय k इक्विलिब्रियम इनटू dk इक्विलिब्रियम बाय dt विल बी योर डेल्टा एच। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो देखो सबसे पहले आपने एक नया टर्म है कैटलिस्ट, क्या होता है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका इफेक्ट थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहला टर्म लिखिए कैटलिस्ट। सो उसमें लिखो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, catalyst is a substance, catalyst is a substance which alters the rate of a chemical reaction, catalyst is a substance, catalyst is a substance which alters the rate of a reaction। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं। ध्यान रखना है ऑल्टर करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज मत लिखिएगा, इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ केस। लाइक पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं,
और नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं। अगर आपको और स्पेसिफाई करके लिखना है तो मेक अ क्लियर नोट। सो राइट डाउन पॉजिटिव कैटलिस्ट increases rate of a chemical reaction. Positive catalyst increases rate of a chemical reaction by providing an alternative mechanism with the decrease of activation energy. Positive catalyst increases the rate of a chemical reaction by providing an alternative mechanism with the decrease of activation energy. यहाँ पे देखो, अगर हमने एग्जाम्पल लिखा तो एल्कीन C2CH2 है। एल्कीन का अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, तो यहाँ पे निकेल पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करता है। अब दूसरा केस अगर लिखेंगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट लिखिए। Negative catalyst decreases the rate of a chemical reaction by providing an alternative mechanism with the increase of activation energy. तो नेगेटिव कैटलिस्ट देखो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है, और कैसे कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करके। So negative catalyst decreases rate of a chemical reaction by providing an alternative mechanism with the increase of activation. Exactly opposite जो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट ने करा। पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसका एग्जांपल लिखना है तो H2O2 का डिकम्पोजिशन जो है वो हम लोग ग्लिसरॉल से रोक सकते हैं। ग्लिसरॉल यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो अब अगर इसी चीज को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझाओ तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसा पाथ जनरेट करेंगे जिससे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और नेगेटिव कैटलिस्ट ऐसा पाथ जनरेट करेंगे जिससे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अब देखो यही बात एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से सीखे, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट बनाया। तो आप ध्यान से देखो कि पहले स्टेप 1 में ये ब्लू लाइन से देखो ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही थी एक रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन में अगर आपने एक कैटलिस्ट ऐड करा तो कैटलिस्ट ऐड करने में देखो ये रेड लाइन से नया पाथ जनरेट हुआ, और आप ध्यान से देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी देखो डिक्रीज कर रही है। ये जो रेड वाली लाइन है ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट दिखा रहा है, और जो ब्लू वाली लाइन मैंने दिखाई है दैट इज विदाउट अ कैटलिस्ट है। तो अगर ब्लू लाइन वाले ग्राफ को देखेंगे दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड किया रिएक्शन में तो उससे क्या आउटकम आया कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले प्लॉट में भी देखो तो ये ब्लू वाली लाइन जो है ये विदाउट कैटलिस्ट है, अब इसमें आपने नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड किया तो नेगेटिव कैटलिस्ट ने देखो एक नया पाथ जनरेट किया जिससे देखो एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये राइज कर गई, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज कर गई तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। जो चीज़ अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट में लिखी है वही चीज़ अब आप ग्राफिकली देख सकते हो। तो जो पहला प्लॉट बना रखा है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए है, और जो दूसरा ग्राफ बना रखा है वो नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए, ठीक है। हम देखो इसी चीज़ को अगर कैटलिस्ट के केस में, इक्विलिब्रियम के केस में कैटलिस्ट का इफेक्ट समझना हो तो नॉर्मल रिएक्शन में तो सिर्फ मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का केस दिखाया कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है इंक्रीज कर रही है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में देखो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही थी, नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में एक्टिवेशन इंक्रीज कर रही थी। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज किया था, नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज कर गया था, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले सीख ली। अब इक्विलिब्रियम में तो आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक साथ चलते हैं। तो इफ इट इज एन इक्विलिब्रियम तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ तो दोनों एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको दोनों तरह की एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही होगी, और बाद में प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन चल रही होगी। सो हियर बोथ द एक्टिवेशन एनर्जीज आर इन्वॉल्व, एक एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
ठीक है। अब इस ग्राफ पे आप ध्यान से देखो, जो मैंने ब्लू लाइन से ग्राफ बनाया हुआ है सबसे पहले, दिस इज अ ग्राफ विच इज विदाउट अ कैटलिस्ट, राइट। अब इस ग्राफ में अगर हमने कैटलिस्ट ऐड किया, तो कैटलिस्ट ऐड करने में दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। तो रेड लाइन से देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड किया हुआ है, तो इसने देखो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज की हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी जब डिक्रीज करी है, तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी डिक्रीज हुआ है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी डिक्रीज हुआ है। तो यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को ये इक्वली अफेक्ट कर रहा है, राइट। लेकिन इसने डेल्टा एच के ऊपर देखो कोई इफेक्ट नहीं डाला है। डेल्टा एच पहले भी वही था जब कैटलिस्ट नहीं था, और डेल्टा एच अभी भी वही है। तो इसका मतलब एक कैटलिस्ट को अगर इक्विलिब्रियम में ऐड करते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी, पॉजिटिव कैटलिस्ट को अगर हम इक्विलिब्रियम में ऐड करते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ा देता है और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ा देता है। लेकिन नेट में इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं आने देता, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो डिपेंडेंट है डेल्टा एच पे, जो चेंज नहीं हुआ। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर ध्यान से देखो यहीं पे, विच इज नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट ने भी देखो क्या कराया है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कराया है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखो इक्वली इंक्रीज किया है। तो अब क्या होगा, दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों स्लो डाउन हो जाएंगे, तो अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम में ऐड करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों पे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों बढ़ाते हैं और इक्वली बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट डिक्रीज करता है और इक्वली डिक्रीज करता है। यानी कि कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट करते हैं, इसलिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं बचता है। अब देखो नेगेटिव कैटलिस्ट की स्टोरी देखो। नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में देखो ये वाला प्लॉट है जो मैंने दूसरी डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। यहाँ से देखो आपका ग्राफ जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करी है, तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी इंक्रीज है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी इंक्रीज है और इक्वल इंक्रीज है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जिस रेट से स्लो होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी उसी रेट से स्लो हो जाएगा, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ डेल्टा एच और इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। इसलिए इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट समझ आ गया आपको पहले इस चीज का? तो ये पॉइंट पर लिखना है पहले, लेकिन पहले आप ग्राफ प्लॉट कर लो, फिर मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ आपके लिए। तो आप कैटलिस्ट का इफेक्ट लिखिए नोट बना के, राइट डाउन। Catalysts do not affect position of equilibrium. Catalysts do not affect position of equilibrium. Equilibrium constant. Catalysts do not affect position of equilibrium. Catalysts do not affect position of equilibrium. Equilibrium constant and enthalpy of the reaction. तीनों फैक्टर पे कोई रोल फर्क नहीं पड़ता है कैटलिस्ट से, क्योंकि कैटलिस्ट केवल एक्टिवेशन एनर्जी को ऑल्टर करते हैं। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कैटलिस्ट अफेक्ट्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। Catalyst affects both forward and backward reaction equally. That is, positive catalyst increases rate of forward and backward reaction, hence decreases the time to attain equilibrium. And negative catalyst decreases rate of forward and backward reaction, hence increases time to attain equilibrium. यानी इक्विलिब्रियम के अंदर जो कैटलिस्ट का रोल है वो केवल कितना है, टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम को अल्टर करते हैं। ना तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन अफेक्ट होती है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होता है, ना एंथैल्पी अफेक्ट होती है, केवल रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्ट होती है और टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है। कितनी देर में इक्विलिब्रियम अटेन होगा इस बात से फर्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो इक्विलिब्रियम देर में अटेन होगा, एज कम्पेयर टू अ रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट ऐड नहीं किया गया। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन और एंथैल्पी को अफेक्ट नहीं करते हैं। कैटलिस्ट से रेट ऑफ द रिएक्शन, टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, और एक्टिवेशन एनर्जी या रेट कांस्टेंट, इन पे फर्क पड़ता है। ये सारे टर्म कैटलिस्ट अफेक्ट करता है। समझ गए? रोल ऑफ कैटलिस्ट समझ गए इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एंथैल्पी को कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करते हैं। कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट बढ़ा देते हैं, तो टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम कम हो जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नेगेटिव कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को स्लो कर देते हैं, तो टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम इंक्रीज कर जाता है, टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम जो है वो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन और एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन, सो विल स्टॉप हियर।